Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है? कुंदन स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, सब ब्लर आ रहा है। अभी राइटिंग पैड मेरे पास नहीं है, तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा। देखो आप ठीक है? यस सर। तो पिछले क्लास में हमने हिस्टैरिसीस के बारे में डिस्कस किया। साफ दिख रहा है? यस सर। सो हिस्टैरिसीस क्या था, एक बार चलो देख लेते हैं। H माइनस H और इधर B, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो H है मतलब कि मैग्नेटाइजिंग जो फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो कार्व होता है, इसे हम हिस्टैरिसीस कर्व कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है पिछले क्लास में कि कर्व कुछ इस तरह से बनता है। मतलब जब भी हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो फील्ड होगा, फील्ड भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद अगर हम इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स को इंक्रीज भी करें तो ये फील्ड इसके ऊपर और नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मटेरियल के अंदर सारे के सारे डोमेन अलाइन हो चुके होंगे। ठीक है, किसके साथ? वो जो एक्सटर्नल फील्ड को हमने अप्लाई किए हैं उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ से जब हम फील्ड को फिर डिक्रीज करेंगे, मान लो कि एक ये एक एसी है। ठीक है, एसी में क्या होता है, एक पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल होता है। ठीक है, मतलब कि ईच हाफ साइकिल में अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो पॉजिटिव साइकिल को कंसीडर करो। तो जब हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा वो भी थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होगा, और उसके साथ ये जो फील्ड है ये फील्ड भी इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करते करते एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट से क्या होगा, ये सैचुरेशन कंडीशन में चला जाएगा। मतलब कि इसके ऊपर और ये फील्ड इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, अब जब करंट डिक्रीज हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल का सेकेंड हाफ देखो, जब करंट डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, इसका जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है ये फोर्स भी डिक्रीज करेगा।
फोर्स डिक्रीज करेगा। तो फोर्स डिक्रीज करेगा तो ये जो इसका जो फील्ड है, इस फील्ड को भी तो डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फील्ड भी डिक्रीज करेगा, लेकिन जिस पाथ से वो इंक्रीज किया है उस पाथ से वो डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। वो कुछ अलग सा एक पाथ लेगा, सो इस पाथ से ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये पॉइंट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो करंट जीरो है, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक जो फील्ड है, फील्ड का एक वैल्यू रह जाएगा, मतलब कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजिंग जो प्रॉपर्टी है वो रह जाएगा। ये पूरा का पूरा ये फील्ड जीरो नहीं होगा, मतलब कि ये पूरा का पूरा डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। तो इसको तो हम क्या कहते हैं, रिलेटिविटी कहते हैं। तो अब देखो, अब नेगेटिव में आ जाओ, मतलब कि क्या है, करंट का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अब करंट को हम अप्लाई कर देते हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट को हम थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जब जाएगा तो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल क्या करेगा, डिमैग्नेटाइज होना स्टार्ट करेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ये पाथ फॉलो करेगा। तो ये पाथ फॉलो करेगा तो इस पॉइंट पे आके क्या होगा, इसका जो मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म जो बचा था वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब कि इस पॉइंट पे आके क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो जिस एच के ऑपोजिट डायरेक्शन में एच के जिस वैल्यू पे ये जीरो होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोएरिसिविटी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कोएरिसिविटी, ठीक है। सो वो ठीक कुछ पॉइंट पे मान लो कि इस पॉइंट पे है। अब करंट को और भी ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इंक्रीज करेंगे तो इस पॉइंट पे आके क्या होगा, ये भी एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा। मान लो कि ये सैचुरेशन पॉइंट, इसके ऊपर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड का जो डोमेन होगा, मतलब मटेरियल का अंदर जो डोमेन होगा सारे के सारे इस डायरेक्शन में फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब फिर से करंट को थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज करो, मतलब के सेकेंड हाफ साइकिल का जो सेकेंड पार्ट है ये कंसिडर, थोड़ा थोड़ा करके अगर डिक्रीज करते हैं तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये कुछ इस तरह का एक पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। और फिर इसे अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, ये कुछ इस पाथ को फॉलो करेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा हिस्टेरिसिस कर्व। तो इसे हिस्टेरिसिस क्यों बोलते हैं, ये भी हमने पिछले क्लास में बता ही दिया था क्या, कि ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के साथ ये जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, लेकिन ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा जैसे कि एज से ये कुछ पीछा रह जाएगा। मतलब कि जब हम करंट को डिक्रीज यहाँ पर कर रहे थे तो एज जीरो हो गया, लेकिन ये जीरो नहीं हो, इसे जीरो करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई करना पड़ा, तब जाके ये जीरो हुआ है, मतलब कि ये पूरा का पूरा डिमैग्नेटाइज्ड हुआ। तो देखो, इससे ये बी कुछ पीछे चल रहा है, ठीक है। पीछे चल रहा है मतलब कि लैग कर रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स से पीछे चलने का ये जो फेनोमेना है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम हिस्टेरिसिस कहते हैं, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस इस कर्व जो है, इसको इसका जो टोटल एरिया है, एरिया को देखो, ये एरिया जितना मोटा होगा, ठीक है, जितना मोटा होगा उसका कोएरिसिविटी क्या है, उसका कोएरिसिविटी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब कि उसे डिमैग्नेटाइज करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो पूरा का पूरा डिमैग्नेटाइज हो पाएगा, ठीक है। सो सर जिसका एरिया है, कुछ लोग वेट कर रहे हैं सर, उनको इन कर लीजिए।
तो क्या है, जिसका एरिया जितना ज्यादा होगा उसका कोएसिबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, लॉस भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये ज्यादातर जितना हार्ड मटेरियल होता है उस हार्ड मटेरियल के लिए ये लूप उतना क्या होता है, मोटा होता है, और जो सॉफ्ट मटेरियल है उसका लिए ये पतला होता है। हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो यही था हमारा हिस्ट्री। अब देखो यहाँ पर ये मैग्नेटिक रिवर्सल में, जो मैग्नेटिक रिवर्सल हो रहा है, मतलब कि पहला क्या, एक डायरेक्शन में हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसे डिमैग्नेटाइज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो मैग्नेटिक रिवर्सल हो रहा है इसमें क्या होगा, कुछ पावर लॉस होगा। तो क्या लॉस हो रहा है हम देखते हैं। ठीक है, सो हिस्टैरिसीस लॉस। the equation for hysteresis loss can be represented with the following equation। तो इक्वेशन क्या है हमारा, पीएच। अच्छा, हिस्टेरिसिस लॉस के इक्वेशन किसी को मालूम है? ट्रांसफर में पढ़ चुके होंगे, ट्रांसफार्मर में पढ़ चुके, किसी को याद है? तो देखो क्या है, पीएच ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ईटा कहते हैं, ईटा, dm टू द पावर n f इंटू v। pH मतलब कि ये हो गया हमारा हिस्टेरिसिस लॉस इक्वल टू ईटा bm टू द पावर n। bm क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। ये क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो रिवर्सल हो रहा है इसका फ्रीक्वेंसी है, और v है वॉल्यूम। ठीक है, तो हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, ये जो ईटा है इसको ईटा कहते हैं। ठीक है, ईटा क्या है, ये है, तो हम कहते हैं द स्टेनमार्च हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट which depends ऑन द मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए इसका वैल्यू भी अलग अलग होगा। ठीक है, मटेरियल। अब देखो डीएम क्या है, डीएम मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मतलब वो जो फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स का जो डेंसिटी है वही मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, मतलब फ्लक्स हाईएस्ट जो फ्लक्स होता है, मतलब के डेंसिटी ऑफ हाईएस्ट फ्लक्स, तो इसे क्या कहते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, एन का जो पावर है एन, इनको क्या कहते हैं, ये एक एक्सपोनेंट है, जैसे कि इसको भी 10 मार्क एक्सपोनेंट कहते हैं। इसका जो वैल्यू रहता है बेस्ड ऑन द मटेरियल, बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड इट
रेंज फ्रॉम, कितना होगा, ये ट्रांसफार्मर में पढ़ चुके होंगे, बताओ तो कितना होगा। हिस्टेरिसिस जो लॉस होता है ज्यादातर हम ट्रांसफार्मर में कौन सा कोर यूज करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल ना, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, ठीक है, या फिर सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, है कि नहीं। तो उसका पावर कितना रहता है, Pm⁻⁴ 1.5 नहीं रहता हिस्टेरिसिस के लिए, और एडी कार्बन के लिए क्या रहता है, Pm⁻², मतलब Bm², ऐसा रहता है ना। तो इसका रेंज जो रहेगा ये पावर का, ये क्या होगा, 1.5 से 2.5 तक रहेगा, ठीक है। इसे सिर्फ याद रखना, 1.5 से 2.5 तक होता है, ठीक है। अब देखो, अब देखो दिख रहा है ना सबको। यस सर। यस सर। अब देखो एफ, एफ क्या है, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटिक रिवर्स, मैग्नेटिक रिवर्स, ठीक है, फॉर ईच सेकेंड, फॉर ईच सेकेंड। और भी क्या है, भी तो मैंने बता ही दिया, इज द वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कि जो मटेरियल हम ले रहे हैं उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, क्या है, V। तो ये हो गया हमारा हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस। अब हम देखेंगे ये जो हिस्टेरिसिस लॉस है कि कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर ये इफेक्ट करता है, ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस। जैसे पहला पर तो हमने बता ही दिया कि एरिया तो ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। तो फैक्टर affecting hysteresis loss। सो देखो, देखो there are different kinds of factors that affect the hysteresis loss। सो फैक्टर कौन कौन सा है देखते हैं। देखो पहला द लूप ऑफ द hysteresis in narrow। द ये जो लूप है, ये लूप जितना नैरो होगा, ठीक है, ये जो लूप देख रहे हो, ये लूप जितना नैरो होगा वो मटेरियल ना इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। ये जो
जो लूप देख रहे हो, लूप जितना नैरो होगा, ठीक है, जितना आपके नैरो होगा, इसका जो मैं ये बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द लूप ऑफ द हिस्टेरिसिस, the loop of the hysteresis is narrow, the material will be magnetized very easily। ये लूप जितना पतला होगा, नैरो होगा, उतना ही इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब नैरो होगा, हम आगे जाके देखेंगे, सॉफ्ट मटेरियल के लिए देखेंगे इस लूप को, तो बहुत कम मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करने से इसका जो फील्ड है ये क्या होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, बहुत शार्प इंक्रीज करेगा। तो शार्प अगर इंक्रीज करेगा तो इसका जो लूप हो जाएगा ना, वो बहुत नैरो हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि द लूप ऑफ हिस्टेरिसिस इज नैरो, द मटेरियल विल बी मैग्नेटाइज्ड वेरी इजीली, ठीक है। मतलब जितना नैरो होगा मटेरियल, उतना इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड फैक्टर को देखते हैं। देखो, if the material doesn't get magnetized simply, then क्या होगा, जो मटेरियल बहुत इजीली मैग्नेटाइज नहीं होगा, तो उसका जो हिस्टेरिसिस लूप है बहुत लार्ज होगा, है कि नहीं। देन द हिस्टेरिसिस लूप विल बी लार्ज। यहाँ पर देखो, ये जो लूप है ये एक हार्ड स्टील का है, ठीक है, ये एक हार्ड मटेरियल का है। सो यहाँ पर देखो, ये लूप बहुत मोटा है, बहुत लार्ज है, इसका हिस्टेरिसिस लॉस भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये उतना इजीली मैग्नेटाइज नहीं होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करने से ये जो फ्लक्स है, ये जो फील्ड है, ये फील्ड थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो इसको मैग्नेटाइज करने के लिए हमें क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो अप्लाई करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि द मटेरियल डजंट गेट मैग्नेटाइज सिंपली इन द हिस्टेरिसिस लूप विल बी लार्ज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट को देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, एट द different value of B, different value of B, different material can saturate, so क्या बोल रहा है, द डिफरेंट वैल्यू ऑफ बी, डिफरेंट मटेरियल कैन सैचुरेट, ठीक है। मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए ये जो सैचुरेशन पॉइंट है ये अलग अलग होगा। अगर ये अलग अलग होगा तो इसका जो हाइट होगा वो भी अलग अलग होगा, है कि नहीं, वो भी अलग अलग होगा। मतलब कि इसके ऊपर, इस सैचुरेशन के ऊपर इस मटेरियल का ये जो लूप है, ये लूप का हाइट भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक हार्ड मटेरियल है, इसका हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका जो फील्ड है वो भी इंक्रीज कर रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट के ऊपर और ये जो फील्ड है, ये फील्ड इसके ऊपर और क्या होगा, और अलाइन करने के लिए कोई भी फील्ड बचा नहीं रहेगा, कोई भी डोमेन बचा नहीं रहेगा, तो इसके ऊपर ये मटेरियल और मैग्नेटाइज नहीं होगा। इसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। तो इस सैचुरेशन पॉइंट डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसका जो हाइट होगा इस सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। वही बात यहाँ पर बोल रहा है, क्या डिफरेंट वैल्यू ऑफ बी, डिफरेंट मटेरियल कैन सैचुरेट,
so loop height will be affected, ठीक है, will be affected, loop height भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और एक पॉइंट को हम देख लेते हैं, ये जो हिस्टैरिसीस लूप है वो मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। द लूप मेनली डिपेंड ऑन द मटेरियल नेचर। देखो ये जो यहाँ पर क्या कह रहा है, द लूप मेनली डिपेंड ऑन द मटेरियल नेचर, मतलब मटेरियल के नेचर के ऊपर ये लूप डिपेंड करेगा। हार्ड मटेरियल के लिए अलग होगा, सॉफ्ट के लिए अलग होगा, डिफरेंट मटेरियल के लिए ये जो हिस्टैरिसीस लूप है ये डिफरेंट होगा, ठीक है। अब हम ये तो हिस्टैरिसीस लॉस तो हो गया, ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस क्यों हो रहा है, मैग्नेटिक रिवर्सल के लिए एनर्जी लॉस हो रहा है, उससे हम हिस्टैरिसीस लॉस कर रहे हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस तो होगा, तो इसको हम अगर हम मिनिमाइज करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, हिस्टैरिसीस लॉस मिनिमाइज कैसे होगा, मतलब कि वो जो लूप है उस लूप जितना क्या होगा, लार्ज होगा, हिस्टैरिसीस लॉस उतना ही ज्यादा होगा, जितना नैरो होगा उतना कम होगा। तो ऐसा क्या करने से ये लूप हमारा नैरो हो जाएगा, मतलब कि हिस्टैरिसीस लॉस भी कम हो जाएगा। क्या करने से बताओ कोई, ट्रांसफॉर्मर तो पड़ा होगा ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हिस्टैरिसीस लॉस को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए वो जो मैग्नेटाइजिंग जो फोर्स होगा कम अप्लाई करने से ज्यादा अगर फील्ड क्रिएट हो जाएगा, तब क्या वो लूप नैरो होगा, है कि नहीं। मैंने तो पहले ही बताया, बहुत कम मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करने से अगर फील्ड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस्ड होगा तो ये लूप नैरो हो जाएगा। ऐसा कब हो सकता है, जब उसका जो परमिएबिलिटी है, मटेरियल का जो परमिएबिलिटी जितना हाई होगा इसका लूप भी उतना छोटा होगा, मतलब लॉस भी उतना कम होगा। मतलब कि परमिएबिलिटी क्या है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड है इसे बहुत इजीली वो पास करता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो इसका जो परमिएबिलिटी है, ये परमिएबिलिटी जितना ज्यादा होगा इसका जो कर्व का जो एरिया है वो कर्व का एरिया नैरो होगा, और उसका जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो हिस्टैरिसीस लॉस मिनिमाइज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉसेस can be reduced by using material that has less area of the hysteresis loop, ठीक है। Hysteresis losses can be reduced by using material that has less area of the hysteresis loop, मतलब वो जो लूप है, ये जो लूप है इस लूप का एरिया क्या होगा, लूप का एरिया कम करने से इसका हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा, ठीक है। मतलब इसका जो परमिएबिलिटी है उस परमिएबिलिटी को हमें हाई रखना होगा, ठीक है। सो हेंस हाई ग्रेड और सिलिकॉन स्टील का तो नाम सुना ही होगा, ट्रांसफार्मर कोर जो होता है, सिलिकॉन स्टील कैन बी यूज्ड
for designing the core within a transformer हो या मोटर हो ट्रांसफॉर्मर because it has extremely less area hysteresis less area of the hysteresis tool. ठीक है, मतलब कि ये सिलिकॉन स्टील यूज करने से क्या होगा, ये जो हमारा लूप का जो एरिया है वो एरिया कम होगा। इस लूप का एरिया अगर कम हो जाएगा तो इसका जो हिस्टेरिसिस लॉस होगा वो हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर ट्रांसफार्मर में जो कोर यूज करते हैं, उस कोर को क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील, ज्यादा से ज्यादा सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन स्टील का जो परमिएबिलिटी होता है वो हाई होता है, मतलब उसके अंदर से ये जो फील्ड है, फील्ड बहुत इजीली पास होता है, बहुत ज्यादा पास होता है। तो इस सिलिकॉन स्टील यूज करने से क्या होगा, इसका जो हिस्टेरिसिस लॉस होगा वो लॉस हम यहाँ पर कम कर सकते हैं। तो बेसिकली हिस्टेरिसिस लॉस, एक सेंटेंस में अगर पूछा जाए कि हिस्टेरिसिस लॉस को हम कैसे मिनिमाइज करें, तो इसका आंसर यही होगा कि इसका परमिएबिलिटी हाई रखना होगा और इसका जो कोर है, मतलब कि जो मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, उस मटेरियल का क्या होगा, सॉफ्ट मटेरियल या तो फिर सिलिकॉन स्टील हम यूज करेंगे, तब हम इस हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिस्टेरिसिस लॉस मिनिमाइज करने का उपाय। अब देखो ये जो हिस्टेरिसिस कर्व है, ये हिस्टेरिसिस कर्व हमें क्या बताता है? तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टेरिसिस कर्व, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो, इसका आंसर यही आएगा कि हिस्टेरिसिस कर्व helps in finding the magnetic property of the material. By observing its shape. ठीक है, तो इसका जो शेप है, ये शेप ऑब्जर्व करके हम मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक हिस्टेरिसिस कर्व को देख के हम मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो मटेरियल, ये कर्व देखने से हम बोल सकते हैं कि ये एक हार्ड स्टील या फिर हार्ड मटेरियल का ये हिस्टेरिसिस ग्रुप। ठीक है, वैसे सॉफ्ट मटेरियल के लिए क्या होगा, हम ये आगे जाके देखेंगे, फिर एक बार देख लो कि लूप कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब कि देखो ये लूप जो होगा, ये लूप बहुत नैरो बनेगा। ठीक है, ये जो लूप नैरो बनेगा मतलब सॉफ्ट मटेरियल, तो ज्यादा से ज्यादा हम सॉफ्ट मटेरियल है, ये मटेरियल क्या होगा, हिस्टेरिसिस लूप जितना नैरो होगा उसको मैग्नेटाइज करना उतना ही ईजी होगा, जितना ज्यादा होगा उसका मैग्नेटाइजेशन उतना ही टफ होगा। इसलिए हम ज्यादातर क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम ये सॉफ्ट मटेरियल हम यूज करते हैं। ठीक है, ये मटेरियल हम
इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यूज करते हैं। ये बहुत फास्ट मैग्नेटाइज भी हो जाएगा और पूरा का पूरा डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। अगर पावर को हम ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन ये जो मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, ये हार्ड मटेरियल एक बार मैग्नेटाइज होने से इसे डीमैग्नेटाइज करना उतना इजी नहीं होता। ठीक है, इसे मैग्नेटाइज करना भी बहुत टफ होता है और डीमैग्नेटाइज करना भी बहुत टफ होता है। सो ये जो मटेरियल होता है, ये मटेरियल ज्यादा से ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है। और हम जो परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं ना, तो परमानेंट मैग्नेट ये हार्ड मटेरियल से ही बनता है। तो बेसिकली आगे जाके हम देखेंगे कि सॉफ्ट मटेरियल, हार्ड मटेरियल, उसको भी हम स्टडी करेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली हिस्टेरिसिस के बारे में जो कुछ है यही है। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस पिछले क्लास में हम हिस्टेरिसिस को डिस्कस किए थे। अब देखा हिस्टेरिसिस लॉस, इसका जो फैक्टर इसके ऊपर एफेक्ट करता है, फैक्टर, बस यही हमारा हिस्टेरिसिस। और उसे हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज करने का जो उपाय है वही हम देखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक है, यही तक। अब किसी को कुछ अगर यहाँ से पूछना है तो पूछ सकते हो। तो अगर एक स्नैप लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, सर एक बार पिछला वाला दिखाइएगा सर। फर्स्ट पेज। यस सर, वो थोड़ा क्वालिटी सही नहीं आ रहा था। ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक है, और मुझे अटेंडेंस ठीक से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जो सीआर है वो तो क्लास में ही नहीं आता। तो तुम में से कोई इसको, इसका ये जो एक स्नैप लेके मुझे भेज दो। ठीक है, ये जो अटेंडेंस है, ये अटेंडेंस के एक स्नैपशॉट लेके मुझे भेज देना। ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है, थैंक यू।